सुबह की पहली किरण जब शहर की ऊंची इमारतों के बीच से झांकती है तो अर्जुन का दिन शुरू हो जाता है। वो एक युवा है जिसके सपने आसमान छूते हैं, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई अधूरा सवाल हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहता है। हर दिन वो दौड़ता है, भागता है, काम करता है, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा लगता है। उसकी जिंदगी एक ऐसी नदी की तरह है जो तेजी से बहती है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। शहर की भागदौड़ में अर्जुन खुद को खो चुका है। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज के साथ उसका दिन शुरू होता है। वो तुरंत अपना फोन चेक करता है, ईमेल्स देखता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। उसका दिमाग पहले से ही हजारों चीजों से भरा रहता है। नहाते समय भी वो सोच रहा होता है कि आज ऑफिस में कौन सी मीटिंग है, कौन सा प्रेजेंटेशन देना है, कौन से काम पूरे करने हैं। अर्जुन का मानना है कि जितनी मेहनत करेगा उतना ही फल मिलेगा। 50% मेहनत का मतलब 50% नतीजा। ये सोच उसके दिमाग में गहरे तक बैठी है। उसे लगता है कि अगर वो दिन में 16 घंटे काम करे तो 8 घंटे काम करने वाले से दोगुना सफल होगा। अगर वो हर प्रोजेक्ट में हाथ डाले तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर वो हर मीटिंग में जाए तो लोग उसे डेडिकेटेड समझेंगे। वो सुबह 6 बजे उठता है, रात 12 बजे तक काम करता है। ऑफिस में हर प्रोजेक्ट में हाथ डालता है, हर मीटिंग में जाता है, हर ईमेल का जवाब देता है। घर में भी वो हर काम खुद करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर वो कम करेगा तो पीछे रह जाएगा। उसका कैलेंडर हमेशा भरा रहता है, उसकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अर्जुन महसूस करता है कि उसकी आत्मा में एक गहरा खालीपन है। वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ भी सार्थक नहीं लग रहा। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें दिखने लगी हैं, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, हंसी अब जबरदस्ती लगती है। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता है तो उसका मन सवालों से भरा होता है। क्या यही जिंदगी है? क्या इसी तरह दौड़ते रहना है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? उसकी नींद भी अधूरी रहती है। रात को भी उसका दिमाग काम के बारे में सोचता रहता है। कभी-कभी वो अपने सपनों में भी ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड कर रहा होता है। सुबह उठने पर वो और भी थका हुआ महसूस करता है। एक दिन ऑफिस में अर्जुन देखता है कि उसका सहकर्मी राहुल, जो उससे कम काम करता दिखता है, वो ज्यादा खुश लगता है। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। वो कम बोलता है, कम भागता है, लेकिन जब भी काम करता है तो पूरे फोकस के साथ। राहुल लंच टाइम पर एक्चुअली लंच करता है, कॉफी ब्रेक पर कॉफी पीता है। वो ओवर टाइम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका काम हमेशा टाइम पर कंप्लीट होता है। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आती। वो सोचता है कि शायद राहुल को जिंदगी की परेशानियों का एहसास नहीं है, या फिर वो कम एम्बिशियस है। लेकिन जब वो राहुल के काम को देखता है तो पाता है कि क्वालिटी भी अच्छी है। राहुल के क्लाइंट्स खुश हैं, बॉस भी उससे सैटिस्फाइड है। दिन बीतते जाते हैं और अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जाती है। वो अपने परिवार से भी दूर होता जा रहा है। माता पिता की उम्मीदों का बोझ, समाज के दबाव और अपने अहंकार की आवाज उसे कहीं चैन नहीं लेने देती। वो हर काम को परफेक्ट करना चाहता है, हर रिश्ते को संभालना चाहता है, हर सपने को पूरा करना चाहता है, लेकिन ये सब करते करते वो खुद को ही खो देता है। उसके दोस्त कहते हैं कि वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो हंसता था, मजाक करता था, लेकिन अब हमेशा सीरियस रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी कंप्लेन करती है कि वो उसके साथ प्रॉपर टाइम नहीं बताता। जब वो फिजिकली प्रेजेंट होता है तो भी मेंटली कहीं और होता है। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से घर लौट रहा है तो ट्रैफिक में फंसा हुआ है। चारों तरफ गाड़ियों का शोर, लोगों की भाग-दौड़ और शहर की अंधी रफ्तार। पोल्यूशन से उसकी सांस फूलने लगती है। हॉर्न की आवाज से उसका सिर दुखने लगता है। अचानक उसे एक बूढ़े आदमी दिखाई देते हैं जो सड़क के किनारे शांति से बैठे हैं। वो बुजुर्ग एक छोटी सी दुकान पर चाय बेच रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे दुनिया की कोई परेशानी उन्हें छू नहीं रही। ट्रैफिक का शोर, पोल्यूशन, भीड़-भाड़ कुछ भी उन्हें परेशान नहीं कर रहा। वो धीरे धीरे चाय बना रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन सोचता है कि कैसे ये आदमी इतना शांत है जबकि चारों तरफ इतनी अफरा तफरी है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आती। वो बार बार उस बूढ़े आदमी के चेहरे को याद करता है। उसे लगता है कि जिंदगी में कुछ तो गलत हो रहा है। वो इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग कम करके भी ज्यादा संतुष्ट लगते हैं। ये कैसे संभव है? क्या वो कुछ गलत कर रहा है? क्या उसकी अप्रोच में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है? वो अपनी चाइल्डहुड को याद करता है। तब वो कितना खुश था। स्कूल में भी वो सभी सब्जेक्ट्स में इक्वल एफर्ट नहीं डालता था।
कुछ सब्जेक्ट्स में नेचुरली अच्छा था, कुछ में स्ट्रगल करता था, लेकिन ओवरऑल वो खुश था। कब से ये सोच आई कि सब कुछ में बराबर मेहनत करनी चाहिए? अगले दिन अर्जुन का मन काम में बिल्कुल नहीं लगता। वो अपने बॉस से छुट्टी मांगता है और शहर से बाहर निकल जाता है। वो एक छोटे से गांव में पहुंचता है जहां एक नदी के किनारे एक पुराना आश्रम है। वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। पेड़ों की छांव में शांति है, नदी की आवाज में एक लय है और हवा में एक पवित्रता है। शहर की पॉल्यूशन से दूर यहाँ की हवा साफ है। बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है, नदी का पानी क्रिस्टल क्लियर है, पेड़ों पर फल लगे हैं। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है। टाइम जैसे धीरे धीरे बीत रहा है। आश्रम में अर्जुन एक संत से मिलता है। वो एक बुजुर्ग हैं, उनकी आंखों में गहरा ज्ञान है, उनके चेहरे पर एक डिवाइन ग्लो है। वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द में गहराई होती है। अर्जुन उनसे अपनी परेशानी बताता है। वो कहता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन खुश नहीं है। संत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा तुम नदी को देखो, इसमें हजारों बूंदें हैं, लेकिन क्या सभी बूंदें समान रूप से नदी की यात्रा में योगदान देती हैं? कुछ बूंदें सरफेस पर हैं, वो तेजी से बहती हैं। कुछ बूंदें गहराई में हैं, वो धीरे धीरे बहती हैं। लेकिन नदी का मेन फ्लो कुछ स्पेसिफिक करंट से आता है। अर्जुन सोचता है। संत जी आगे कहते हैं, इस पेड़ को देखो, इसमें हजारों पत्ते हैं, लेकिन क्या सभी पत्ते बराबर मात्रा में सूर्य की रोशनी लेते हैं? कुछ पत्ते ऊपर हैं, वो ज्यादा रोशनी पाते हैं, कुछ नीचे हैं, वो कम। लेकिन पेड़ का मेन फोटोसिंथेसिस कुछ की लीफ से होता है, फिर भी पेड़ बढ़ता है, फलता है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती। संत जी समझाते हैं, जिंदगी में भी यही नियम है। तुम्हारे सभी काम, सभी कोशिशें बराबर नतीजा नहीं देती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा फल देते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत मेहनत करने पर भी कम फल मिलता है। ये प्रकृति का फंडामेंटल लॉ है। वो एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक किसान था। वो अपने खेत में 20 तरह की फसल उगाता था। वो सभी फसलों पर बराबर मेहनत करता था। सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। लेकिन जब उसने अपनी आमदनी का हिसाब लगाया तो पता चला कि उसकी कुल आमदनी का 80% हिस्सा सिर्फ 4 फसलों से आता है। बाकी 16 फसलों से सिर्फ 20% आमदनी होती है। अर्जुन चौंकता है। संत जी कहते हैं, ये प्रकृति का नियम है। इसे 80-20 का सिद्धांत कहते हैं। 1897 में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने इसे डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा कि इटली में 20% लोगों के पास 80% संपत्ति है। तुम्हारी 80% खुशी सिर्फ 20 कामों से आती है। तुम्हारी 80% सफलता सिर्फ 20 मेहनत से मिलती है। लेकिन तुम सभी कामों को बराबर समझकर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। अर्जुन को लगता है जैसे उसकी आंखों से पर्दा हट गया हो। वो सोचता है कि कितनी बार उसने ऐसे काम किए हैं जिनका कोई मतलब नहीं था। कितनी मीटिंग्स में गया है जो सिर्फ समय की बर्बादी थी। कितने लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है जो उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं लाए। कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जिनका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं था। संत जी आगे समझाते हैं, दुनिया में असंतुलन है। यह असंतुलन प्राकृतिक है। 20% लोगों के पास 80% संपत्ति है। 20% अपराधी 80% अपराध करते हैं। 20% ड्राइवर 80% एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। बिजनेस में 20% प्रोडक्ट से 80% प्रॉफिट आता है। ये संसार का नियम है। वो कहते हैं, तुम्हारे ऑफिस में भी यही होता है। 20% प्रोडक्ट से 80% प्रॉफिट आता है। 20% कस्टमर से 80% बिजनेस आता है। लेकिन कंपनियां सभी प्रोडक्ट्स और सभी कस्टमर्स पर बराबर ध्यान देती हैं। ये इनएफिशिएंसी का कारण है। अर्जुन पूछता है, तो फिर मैं क्या करूं? संत जी मुस्कुराते हैं, पहले उन 20% कामों को पहचानो जो तुम्हारी 80% खुशी का कारण है। फिर उन पर फोकस करो। बाकी 80% कामों को कम करो या छोड़ दो। ये सिर्फ बिजनेस प्रिंसिपल नहीं है, ये लाइफ प्रिंसिपल है। अर्जुन को एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी में भी यही गलती कर रहा था। वो सभी कामों को बराबर अहमियत दे रहा था। उसे नहीं पता था कि कौन से काम उसके लिए सच में जरूरी है। वो हर ईमेल को इक्वली इंपॉर्टेंट समझता था, हर मीटिंग को मस्ट अटेंड मानता था, हर प्रोजेक्ट को करियर डिफाइनिंग कंसिडर करता था। संत जी कहते हैं, जब तुम इस सिद्धांत को समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम कम काम करोगे लेकिन ज्यादा हासिल करोगे। तुम कम भागोगे लेकिन ज्यादा आगे बढ़ोगे। तुम कम चिंता करोगे लेकिन ज्यादा खुश रहोगे। ये यूनिवर्स का फंडामेंटल लॉ है। वो आगे कहते हैं, केओस थ्योरी भी यही कहती है कि यूनिवर्स अनबैलेंस्ड है।
स्मॉल कॉजेस कैन हैव लार्ज इफेक्ट्स। एक बटरफ्लाई का विंग फ्लैप दूसरी तरफ हरिकेन का कारण बन सकता है। तुम्हारी लाइफ में भी कुछ स्मॉल एक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज रिजल्ट्स देते हैं। अर्जुन 3 दिन आश्रम में रहता है। वो नदी के किनारे बैठकर सोचता है। वो अपनी जिंदगी के हर हिस्से को देखता है। उसे पता चलता है कि उसकी खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा अपने परिवार के साथ बिताए गए कुछ पलों से आता है। उसकी सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा उन कुछ प्रोजेक्ट से आता है जिनमें उसका दिल लगता है। उसकी एनर्जी का सबसे प्रोडक्टिव यूज तब होता है जब वो अपने कोर स्ट्रेंथ्स पर फोकस करता है। वो समझता है कि उसने अपना 80% समय उन कामों में लगाया है जो उसे सिर्फ 20% संतुष्टि देते हैं, और जो काम उसे 80% खुशी देते हैं उनके लिए उसके पास सिर्फ 20% समय है। ये कंप्लीटली इन्वर्टेड प्रायोरिटी था। वो अपने रिलेशनशिप्स को भी एनालाइज करता है। उसे पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो उसे जेन्युइन हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन वो उन लोगों के साथ कम समय बिताता है, बजाय इसके वो उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है जो सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। चौथे दिन अर्जुन वापस शहर लौटता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। उसकी आंखों में एक नई समझ है। वो अपने ऑफिस जाता है और अपने काम को नए नजरिए से देखता है। वो उन प्रोजेक्ट्स को पहचानता है जो सच में जरूरी हैं। वो उन मीटिंग्स से मना कर देता है जिनका कोई फायदा नहीं। वो अपना कैलेंडर क्लीन करता है। पहले वो हर ईमेल को इमीडिएटली रिप्लाई करता था, अब वो प्रायोरिटी सेट करता है। कुछ ईमेल्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सिर्फ FYI हैं। पहले वो हर मीटिंग में जाता था, अब वो पूछता है कि क्या उसकी प्रेजेंस रियली रिक्वायर्ड है। पहले वो हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहता था, अब वो सिलेक्टिव होता है। घर में भी वो बदलाव लाता है। वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। वो उन दोस्तों से मिलता है जो उसे सच में खुशी देते हैं। वो उन हॉबीज को छोड़ देता है जो सिर्फ समय की बर्बादी है। वो उन एक्टिविटीज पर फोकस करता है जो उसे जेन्युइन सेटिस्फैक्शन देती हैं। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी में बदलाव आने लगता है। वो कम काम कर रहा है, लेकिन बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसका बॉस उससे खुश है, क्योंकि वो जो भी काम करता है वो एक्सीलेंस के साथ करता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का अप्रोच अपनाने से उसका वर्क आउटपुट एक्चुअली इंप्रूव हो गया है। उसका परिवार खुश है, क्योंकि वो उनके साथ ज्यादा समय बिताता है, लेकिन सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं, मेंटली भी प्रेजेंट रहता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस करता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करता है। अर्जुन को एहसास होता है कि जिंदगी में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन चीजों को करने की जरूरत है जो सच में मायने रखती हैं। वो समझता है कि प्रकृति में भी यही नियम है। सूरज की सभी किरणें बराबर नहीं होती। कुछ किरणें ज्यादा गर्मी देती हैं, कुछ कम, लेकिन सूरज फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। की है सिलेक्टिव फोकस। महीने बीतते जाते हैं और अर्जुन की जिंदगी में एक नया संतुलन आ जाता है। वो अब उस बेचैनी को नहीं महसूस करता जो पहले हमेशा रहती थी। उसका मन शांत है, उसके चेहरे पर सुकून है। लोग उससे पूछते हैं कि उसमें यह बदलाव कैसे आया है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, स्ट्रेस कम हुई है, हैप्पीनेस इंक्रीज हुई है। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, मैंने सीखा है कि जिंदगी में सब कुछ बराबर नहीं होता। कुछ चीजें ज्यादा अहम होती हैं, कुछ कम। जब तुम इस बात को समझ जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाती है। तुम्हें पता चल जाता है कि कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और कहाँ नहीं। 1 साल बाद अर्जुन फिर से उस आश्रम जाता है। संत जी उसे देखकर खुश होते हैं। वो कहते हैं, अब तुम्हारे चेहरे पर वो शांति है जो मैंने पहले नहीं देखी थी। तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी है। अर्जुन कहता है, गुरुजी, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं समझता हूं कि इफेक्टिवनेस का मतलब बिजी होना नहीं है। संत जी कहते हैं, यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हें इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी तरह भटक रहे हैं। वो 50-50 फैलेसी में फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि इक्वल इनपुट से इक्वल आउटपुट मिलता है। अर्जुन समझता है कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी सफलता नहीं है, उसे दूसरों की मदद भी करनी है। वो अपने ऑफिस में अपने जूनियर्स को यह सिद्धांत सिखाता है। वो उन्हें बताता है कि सभी टास्क्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ टास्क्स हाई इंपैक्ट होते हैं, कुछ लो इंपैक्ट। स्मार्ट वर्क का मतलब है हाई इंपैक्ट टास्क्स पर फोकस करना। वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञान को शेयर करता है। वो उन्हें समझाता है कि लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करना जरूरी है। सब कुछ करने की कोशिश में वो अपना सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहे थे। धीरे धीरे अर्जुन के आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। वो समझते हैं कि जिंदगी में प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है। सब कुछ करने की कोशिश में वो अपना सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहे थे। वो सीखते हैं कि फ्यू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, मोस्ट आर नॉट। अर्जुन को एहसास होता है कि यह सिद्धांत सिर्फ काम में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। रिश्तों में भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें 80% खुशी देते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना और उनसे डिस्टेंस बनाना जरूरी है।
स्वास्थ्य में भी यही बात है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे 80% स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे अच्छी नींद, सही खाना और थोड़ा व्यायाम। बाकी चीज़ें सिर्फ 20% फर्क डालती हैं। एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स और कॉम्प्लेक्स वर्कआउट रूटीन से ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक हैबिट्स को कंसिस्टेंट रखना। पैसे के मामले में भी यही नियम है। तुम्हारी 80% संपत्ति कुछ स्मार्ट निवेशों से आती है, बाकी छोटे मोटे खर्चे सिर्फ 20% फर्क डालते हैं। कॉफ़ी पर सेव करने से ज़्यादा ज़रूरी है मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस को सही लेना। अर्जुन समझता है कि यह सिद्धांत उसे सिर्फ कुशल नहीं बनाता, बल्कि उसे ज़िंदगी का असली मतलब भी समझाता है। वो सीखता है कि खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अंदरूनी संतुष्टि में है। और ये संतुष्टि तब आती है जब तुम सही चीज़ों पर फोकस करते हो, जब तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। समय बीतता जाता है और अर्जुन एक नया इंसान बन जाता है। वो अब उस भागदौड़ में नहीं है जिसमें पहले था। वो शांत है, संतुष्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद से प्यार करता है। उसने सीखा है कि सेल्फ वर्थ का मतलब बिजी होना नहीं है, वैल्यूएबल होना है। एक शाम अर्जुन अपनी छत पर खड़ा होकर सूर्यास्त देख रहा है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। आसमान में सुनहरे रंग बिखरे हुए हैं। वो सोचता है कि कैसे प्रकृति में हर चीज़ अपनी जगह पर है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, सब कुछ अपने समय पर होता है। सूरज भी अपनी पूरी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। कुछ पार्ट्स ऑफ अर्थ को ज़्यादा हीट मिलती है, कुछ को कम। अर्जुन को एहसास होता है कि जिंदगी भी इसी तरह है। हर चीज का अपना समय है, अपनी जगह है। जब तुम इस बात को समझ जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही शांति आ जाती है। तुम यूनिवर्स के साथ हार्मनी में आ जाते हो। वो अपने दिल में एक गहरा आभार महसूस करता है, उस संत के लिए जिसने उसे ये ज्ञान दिया, उस नदी के लिए जिसने उसे सिखाया कि बहना कैसे होता है, और उस पेड़ के लिए जिसने उसे दिखाया कि बढ़ना कैसे होता है, उस ट्रैफिक जैम के लिए भी जिसने उसे वो पीसफुल ओल्ड मैन दिखाया था। अर्जुन समझता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उन चीजों को करने की जरूरत है जो सच में मायने रखती हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें पीस है, पर्पस है और सबसे बड़ी बात कंटेंटमेंट है। रात होने लगती है, तारे निकलने लगते हैं। अर्जुन अंदर जाता है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी शांति है। वो जानता है कि कल का दिन भी वो उसी समझदारी के साथ जिएगा। वो उन चीजों पर फोकस करेगा जो सच में जरूरी हैं और बाकी चीजों को जाने देगा। वो अपनी एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करेगा। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जहां हर दिन एक नया सबक है, हर पल एक नई समझ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो जानता है कि जिंदगी में सब कुछ बराबर नहीं होता। कुछ चीजें ज्यादा अहम होती हैं और जब तुम उन पर फोकस करते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं और तुम्हारी सोल को पीस मिल जाती है।